हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप जानते हैं कि ये जो आपका चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता, इस पर आपको एनटी यूजीसी नेट, एमबीए, बीबीए, एमकॉम, इवन अगर आप मैनेजमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सब की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। ठीक है, सारा की सारा कंटेंट्स आपको चैनल पर अवेलेबल है, काफी सारा कंटेंट है और बहुत ही लाइक क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें जो है वो लाइक सेक्शन वाइज डिवाइडेड मिलेंगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपकी क्वेरीज को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग जो भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उनकी भी वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और काफी हद तक हमने कुछ पीडीएफ है जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए शेयर किए हुए, वो भी आपको वहां पर मिल सकते हैं। सॉरी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है मोटिवेशन थ्योरीज से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों को हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई थ्योरी पेपर देने वाले हो या फिर आप कोई एमसीक्यूज का पेपर देने वाले हैं। तो ज्यादातर हम पढ़ते हैं मोटिवेशन थ्योरीज, बट आपको पता है मोटिवेशन थ्योरीज भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। द वन पार्ट इज कंटेंट थ्योरी एंड द सेकंड इज द प्रोसेस थ्योरी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इनके पीछे भी, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये मोटिवेशन थ्योरीज क्या होती हैं और कंटेंट और प्रोसेस थ्योरी में इनको क्यों डिवाइड किया गया है। क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कंटेंट थ्योरीज या एक्सप्लेन दी प्रोसेस थ्योरी, या एक पर्टिकुलर थ्योरी का नाम दे दिया गया और फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये कौन किस में आती है, ये कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी है या फिर प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरी है। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है। हम सभी जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए जब तक अंदर से इच्छा जागृत नहीं होगी ना, आप उसको नहीं कर पाओगे। और तो वो जो अंदर से एक हमको किक मिलता है, जो हमारी इनर एनर्जी हमको एक तरह से फोकस कराती है कि हाँ हमें ये करना ही है, दैट इज द मोटिवेशन। वो इनर एनर्जी ही हमारा मोटिवेशन होती है। ठीक है ना, तो मोटिवेशन हमको कह सकते हैं कि दिस इज द इनर बर्निंग पेशेंस कॉन caused by the need, wants, and desire which propels the individuals to exert his physical and mental energy to achieve the desired objectives। ये टारगेट है, इस टारगेट तक अगर मुझे पहुंचना है तो ये टारगेट तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर वो जुनून लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं यहां तक पहुंच पाएंगे। वही चीज होती है। आप कहते हो पढ़ते तो आप बहुत हो लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हम उस पैशन के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर पढ़ना है, पढ़ो। मार्क्स लाने हैं अगर, तो उसके लिए उस पैशन को यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटिवेशन के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। पहला है आपका डायरेक्शन, कि व्हाट अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू, क्या आप करना चाहते हो, उसके लिए आप एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको होना चाहिए। डायरेक्शन के बाद रिक्वायर्ड है एफर्ट्स, कि आपने कितना ज्यादा उसको ट्राई किया, है ना, वो एफर्ट्स। आपने कहा कि अरे मैंने एक बार पूरा की पूरा सिलेबस पढ़ लिया तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई उससे पूछो उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने इतनी मेहनत की है कि उसने एग्जाम देने से पहले 3 बार रिवीजन कर लिया है। तो बताओ किसने ज्यादा मेहनत की है? तो एफर्ट्स किसके ज्यादा लगे हैं। फिर आपका आता है परसिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ पर्सन कीप ऑन ट्राइंग। कई बार होता है पर्सन एक बार करता है ट्राई और उसके बाद छोड़ देता है। क्या पता कि अगली बार का जो सेशन है वो उसके लिए उतना एक अचीवमेंट बन जाए, नेट की जगह जेआरएफ क्लियर हो जाए, मतलब वॉट एवर द एग्जाम्स यू वांट टू क्लियर, हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। तो आप कितनी ज्यादा आपने उसके लिए ट्राई किया। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं यही मिलकर हमारा मोटिवेशन जो है वो क्रिएट करती है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं। तो मोटिवेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो जॉर्ज आर टेरी ने बड़े ही सिंपल सी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया है कि इट इज अ डिजायर। क्या है ये? इट इज द डिजायर विद इन एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट हिम और हर टू एक्शन। ये एक ऐसी डिजायर होती है जो हमारे अंदर एक करंट पैदा करती है और हमें काम करने के लिए मजबूर कर देती है। बस यही चीज है। मॉर्निंग वॉक पर जाना हो या एक्सरसाइज करना हो या फिर कोई अदर टास्क क्यों ना करना हो, जो अंदर का जो हमारा डिजायर है ना, जो हमको मोटिवेट करता है, बस वही चीज जो है वो हमारा मोटिवेशन है। क्लियर? चलिए अब बात आती है थ्योरीज की। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि टू टाइप्स की थ्योरीज होंगी, एक होगी आपकी कंटेंट थ्योरी और एक होगी आपकी प्रोसेस थ्योरी, राइट।
अब नाम से समझ में आ रहा है, कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई चीज है जो मुझे मोटिवेट कर रही है। कंटेंट मतलब वो चीज। व्हाट मोटिवेट्स पीपल, ये देखो ये हाईलाइटेड पॉइंट में जो दिया गया है ना, व्हाट मोटिवेट्स पीपल, है ना। तो कंटेंट थ्योरी क्या बता रही है कि क्या चीज है जो हमें मोटिवेट कर रही है। जैसे कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरीज में फिजिकल नीड, सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट कर रही हैं, है ना। मतलब कंटेंट हमको मोटिवेट कर रहा है, तो वो हो गया आपका कंटेंट थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी क्या कहती है? प्रोसेस थ्योरी कहती है एक प्रोसेस कि कैसे आप मोटिवेट हो रहे हो, है ना। क्या कह रही है ये कि भाई कुछ चीजें हैं कि आपने एफर्ट्स लगाए, आपने कुछ चीजों को कलेक्ट किया, एफर्ट्स लगाए, एफर्ट्स के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया उससे आप मोटिवेट हुए। तो क्या किया, एक पूरी प्रोसेस आपने चलाई, उससे आप मोटिवेट हुए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी। क्या निकल कर आया? कंटेंट थ्योरी में वो कंटेंट्स होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और प्रोसेस थ्योरी में एक प्रोसेस चलती है जो हमको मोटिवेट कर रही है। क्लियर? What motivate people and how the motivation occurs. They are the basic things between the content and the process theory. इनके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, इनमें से कुछ हमने डिटेल्स में किए भी हैं, है ना। आज मैं आप लोगों को एक ही लेक्चर्स में, क्योंकि सारा बताने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि होता क्या है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आप थ्योरी पेपर देने वाले हैं तो। और अगर ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो कंटेंट थ्योरी में कौन कौन सी आएगी? मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हेंसबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी, हेंसबर्ग हाइजीन थ्योरी भी जिसे कहा जाता है, मैकक्लेन नीड थ्योरी एंड एल्डरफोर ईआरजी थ्योरी। ओके, एंड व्हाट कम्स इनटू द प्रोसेस थ्योरी? तो प्रोसेस थ्योरी में आपकी आएंगी ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आदम्स इक्विटी थ्योरी एंड रेनफोर्समेंट थ्योरी। ओके, तो दे आर द बेसिक थ्योरीज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी। इसलिए मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है, या नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो थ्योरी है, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मास्लो, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी कब दी थी? 1940 में ये थ्योरी जो है वो आपकी आई थी। क्या खासियत है इस थ्योरी की? तो इस थ्योरी की खासियत ये है कि ये जो थ्योरी है ये 5 भागों में बटी हुई है। ये 5 नीड्स जो है उनके ऊपर ये थ्योरी जो है वो बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू मास्लो, मास्लो का कहना था कि कोई भी इंसान तब मोटिवेट होता है जब स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी नीड्स पूरी होती चली जाती हैं। जैसे कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब एंटर हुआ तो व्हाट ही नीड फर्स्ट, उसको पहले क्या चाहिए, उसको पहले हर इंसान की पहली नीड क्या होती है, पहली के बाद फिर दूसरी, तीसरी, वो धीरे धीरे नीड उसकी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से उसकी 5 नीडें उसने बताई हैं। तो पहली नीड जैसे उसने बताई है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, कि भाई उसको खाना मिल जाए, इतनी सैलरी हो उसकी कि उसका खाना, पानी, रहने के लिए जगह, ये सारी चीजें उसको मिल जाए। ये हो गई हमारी पहली नीड। अब आपका काम है नीड्स के नाम आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हो गई पहली नीड। दूसरी नीड आती है कि जब पहली नीड उसकी पूरी हो जाती है कि रोटी कपड़ा मकान उसको मिल चुका है, अब बात आती है सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, उसकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाए, जिससे कि ये जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है वो भी उसकी हमेशा फुलफिल होती रहे। तो दैट इज द सेफ्टी नीड। आगे बढ़ते हैं। जब वो अपनी जॉब में ये दोनों चीजें पा जाता है, तब वो थोड़ा आगे की तरफ सोचना शुरू करता है। तब वो सोचता है कि क्यों ना बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, सोसाइटीज में गैदरिंग करना शुरू करता है ना। यहाँ पर इंसान अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि यार अब तो पैसा कमा लिया, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारी ये नीड। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आती है हमारी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का क्या मतलब हो गया कि जब इतना कुछ पा लिया, अब हमको चाहिए यार कुछ तो ऐसा हो कि हम सिक्योर कर जाएं, अपनी कुछ अचीव कर जाएं, लाइफ में कुछ अचीव कर जाएं। तो इसके लिए यहाँ पर प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, वो एक ऐसी जगह पहुंचना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में उसको नाम मिले, जहां वो जा रहा है उसके नाम से लोग उसे पहचाने। इस तरह की जो नीड होगी दैट इज द एस्टीम नीड।
हर इंसान का सपना यही होता है ना, तो वो वन बाय वन ही तो पूरी होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले से एस्टीम नीड सोच के रखी हो, पहले से ही आपको मिल जाए ना। एंटर करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, वही हमारे मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहती है। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब अब ये उस स्टेज पर आ चुका है जहां पर इसके नाम से लोग इसको पहचानना शुरू कर जाएं। वो अब खुद की क्रिएटिविटी के थ्रू खुद से चीजों को अचीव करना चाहता है, पोजीशन हासिल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब कुछ नयापन लेकर आना चाहता है। दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि बस मुझे अपना खुद का कुछ करना है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी नीड करने के बाद जब कोई रिटायर होता है, उसके बाद वो अपने कुछ सपने पूरा करना चाहता है। यार मैंने सोचा था, कोई लेडी है तो मैंने सोचा था कि बुटीक खोलेंगे, किसी ने सोचा था कि यार किसी जो लाइक ऑर्फनेज है वहां जाकर पढ़ाना है, या सबके अपने अपने कुछ सपने होते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं, बट ड्यू टू जो लाइफ है वो उस समय नहीं कर पाते हैं, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जब पहुंच जाते हैं, जब उनके पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है, तब वो अपने उस नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इस तरह से ये पांचों नीड है आपकी वन बाय वन पूरी होती चली जाती है। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात हैंसबर्ग मोटिवेशन, या फिर हम कहते हैं जैसे हाइजीन मोटिवेशन, हैंसबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, या हैंसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं। टू फैक्टर थ्योरी कौन सी है आपकी? हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है ना। लेकिन ये हाँ, जो एक्स और वाई थ्योरी है ना, मैकलिन वाली जो एक्स और वाई थ्योरी, ये जो एक्स और वाई थ्योरी है, ये एक्स और वाई दो तरह के एम्प्लॉयज के बारे में बात करी जाती है। ये टू फैक्टर थ्योरी नहीं है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये टू फैक्टर थ्योरी नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स, ये दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब इसको ऐसे समझो, ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, समझ लो ये एक एम्प्लॉय है, ये हुआ एंटर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब ये ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इसको मिले थे। क्या क्या मिले? इसको मिली कंपनी की पॉलिसी, ठीक है, इसको लाइक जो इसकी सेफ्टी के लिए है एक तरह से, इसको मिली कंपनी की पॉलिसी, इसको मिला एक वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड जॉब सिक्योरिटी। ये 6 फैक्टर्स इसको मिले, जो कि हाइजीन फैक्टर है, बिल्कुल सेफ फैक्टर्स है, जो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कुछ समय तक तो ये फैक्टर्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूएशन में सिर्फ यही फैक्टर हमारे पास हैं, आगे के कुछ फैक्टर्स हमको नहीं मिले, ना तो हमको जॉब अच्छा लग रहा है, लाइक करने में मजा नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में मजा नहीं आ रहा है, ना तो कोई हमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, ना कोई अचीवमेंट मिल रहा है, तो क्या होगा? एक समय के बाद इंसान बोर हो जाएगा उन सारी चीजों से। वही यहाँ पर भी बताया गया है कि ये जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ समय के बाद इंसान को क्या कर देते हैं ना, बोर कर देते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स के साथ साथ एक एडिशनल फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड होता है किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए। वो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं आपके 6 मोटिवेशन फैक्टर्स। ये होते हैं कि एक इंसान चाहता है कि उसे अचीवमेंट्स मिले, रिकॉग्निशंस मिले, वर्क जो है वो उसका ऐसा हो जो सेल्फ में मोटिवेट कर रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी ऐसी हो, एडवांसमेंट उसको मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज मिले। तो जब ये चीजें मिलती हैं तब वो दोनों तरफ से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। तो यही कहना है हैंसबर्ग का कि जो हमारा एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, तो हाइजीन के साथ मोटिवेशन फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। याद कर लीजिएगा, ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आती है मैकक्लिंट नीड थ्योरी। ये आई थी अर्ली 1940s में, जिसको हम अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी या 3 नीड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मैकक्लिंट 3 नीड थ्योरी के नाम से भी इसे जानते हैं। इनका बड़ा सीधा सा फंडा था कि 3 तरह की नीड होती है। एक होती है नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अचीवमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हर इंसान को मोटिवेट करने के लिए नीड अलग अलग होती है। बात तो सही, किसी को पावर मोटिवेट करता है, तो किसी को अचीवमेंट मोटिवेट करता है, तो किसी को एफिलिएशन मोटिवेट करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फैमिली पर्सन है, एक कोई फैमिली पर्सन है, उसको बहुत अच्छी पावर मिल रही है किसी जॉब में,
ठीक है, बहुत अच्छी पावर मिल रही है किसी जॉब में, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यार वो मतलब ही नीड सोशल लाइफ, या ही नीड कि यार मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसी वाली किसी की फीलिंग है। तो उसके पास 2 ऑफर थे। एक था उसको कि एक जगह पावर मिल रहा है, और एक था कि उसको उसी के फ्रेंड की कंपनी में मिल रही है जॉब। एक उसको ये ऑफर था, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में गैदरिंग कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। लाइक एक तरह से वो इमोशनली जुड़ा हुआ था। तो उस पर्सन के लिए अगर एफिलिएशन ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो इस कंपनी को चूज़ करेगा, वो इसको चूज़ नहीं करेगा, राइट? उसी तरह से अगर किसी के लिए ज़रूरी है ग्रोथ या अचीवमेंट, तो वो इसको चूज़ करेगा, वो इसको चूज़ नहीं करेगा, ठीक है? एक पॉलिटिकल पर्सन है अगर, तो उसको क्या चाहिए, उसको पावर से ज़्यादा मतलब है, तो वो पावर ज़्यादा चूज़ करेगा। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि एक ही चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करती है, हर इंसान को मोटिवेशन अलग-अलग तरीके से मिलता है, क्लियर है? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इनको ना शॉर्ट में कहा जाता है एन एफ, इसको कहा जाता है एन पाव, और इसको कहा जाता है एन एफ। ये ना आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि 2 एलिमेंट्स अगर हैं, एक एलिमेंट आपका एन एफ है, एक एलिमेंट आपका एन पाव है, तो व्हाट इज द अनदर या व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट, ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है? ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी, ये आपकी सिंपल सी थ्योरी है। तो 3 नीड्स कौन सी है, और दूसरा जो 3 नीड्स है उसका क्या सेंस है, उसका यही सेंस है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग नीड होती है उसको अचीव करने की। नाउ ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बनाया गया है डिटेल में, वो आप देख सकते हो। ऑल्दो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो विक्टर ब्रूम ने ये थ्योरी दी है 1964 में। ये थ्योरी बेसिकली बेस्ड है, क्योंकि ये जो थ्योरी आ रही है दिस इज कम्स अंडर द प्रोसेस थ्योरी। ये बता रही है कि एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है, किन किन तरीकों से वो मोटिवेट होता है, ठीक है? ये जरूर याद करना। इसका कहना ये है 3 वेरिएबल्स जो हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। तो इनका कहना ये है कि एफर्ट्स इतना लगाओ, एफर्ट्स ज्यादा लगाओ, किससे, परफॉर्मेंस से, ठीक है? मतलब परफॉर्मेंस की चिंता मत करो, एफर्ट्स की तरफ फोकस करो, तो इसलिए ये इक्वेशन बनेगी। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये कहता है कि परफॉर्मेंस को अपनी तरफ टारगेट रखो, आउटकम की चिंता मत करो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करो, एग्जाम की जम के मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, ये कहता है। फिर थर्ड कहता है बैलेंस, यानी कि रिजल्ट या आउटकम हम जिसे कहते हैं, कि आउटकम की तरफ ध्यान दो, कि आपका आउटपुट अच्छा निकल के आना चाहिए, रिवॉर्ड की तरफ मत फोकस करो। रिवॉर्ड तो अपने आप मिल जाएगा अगर आउटकम आपका बेटर होगा, तो आउटकम की तरफ फोकस करो, रिवॉर्ड को फोकस मत करो, ठीक है? तो इस तरह से ये 3 आपकी इक्वेशंस बनती हैं यहाँ पर, जो आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज की 3 नाम आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनका मतलब क्या होता है। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एफर्ट्स, इंस्ट्रूमेंटलिटी एक तरह से परफॉर्मेंस, और बैलेंस एक तरह से रिवॉर्ड की तरफ बात कर रहा है। और इन तीनों से मिलकर हमें जो मिलता है वो मिलता है मोटिवेशन। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सपेक्टेंसी इनटू बैलेंस इक्वल टू फोर्स, ये इसका राइट आंसर था। तो फोर्स यहाँ पर जो बात की जा रही है दैट इज द मोटिवेशन फोर्स, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, फोर्स मतलब जो आपको आगे बढ़ा रहा है काम करने के लिए। तो कभी अगर इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू बैलेंस दिया हो, या ई इनटू वी दिया हो, और यहाँ पर आपको आई लिख दिया, यहाँ पर आपको एक तरह से जो है वो ई लिख दिया, तो ये दोनों ही ऑप्शंस गलत कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा, इनसे कभी भी ये नहीं मिलेगा। हमेशा ई वी आई जो है ये हमेशा फोर्स यानी कि मोटिवेशन को ही डिनोट करेगा। समझ में आया? इन दोनों से ये नहीं मिलेगा, ना ही ये इन दोनों से मिलेगा, लेकिन इन तीनों से या इन दोनों से या इन दोनों से हमेशा मोटिवेशन ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो ईआरजी थ्योरी क्या कहती है? एल्डोफर की ईआरजी थ्योरी है ये। और इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ईआरजी थ्योरी है 1961 में आई थी, और जो मास्लो है ना, उस मास्लो की ही थ्योरी को यहाँ पर एक तरह से एक्सपांड किया गया है, ठीक है? मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड थी, इसको उन्हीं 5 को 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये देखिए, एग्जिस्टेंस, ये पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआरजी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ईआरजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एग्जिस्टेंस, रिलेटनेस एंड ग्रोथ, दे आर द फुल फॉर्म ऑफ ईआरजी। तो उनका देखो, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी नीड्स हमने देखी है। इनका कहना ये था कि भाई सेफ्टी नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी एग्जिस्टेंस नीड में आ जाती है, जो हमको रहने के लिए जरूरी है।
सोशल नीड जो है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है रिलेटनेस के लिए, कि लोगों के साथ आप कैसे मिल रहे हैं। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और जो आपकी जो सेल्फ स्टीम नीड है, ठीक है, ये हमारी ग्रोथ फेज को शो करती है। बस इतना सा है इस थ्योरी का, ज्यादा फंडा नहीं है। थ्योरी वही है जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है ना, उसी के ऊपर ही बेस्ड है ये। बस इसका जो मेन फंडा वो किसको बता रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इस तरह से वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपकी इक्विटी थ्योरी ऑफ इक्विटी थ्योरी, या जिसे हम कहते हैं आदम्स इक्विटी थ्योरी, इसे हम इक्विटी थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये कब आई है आपकी? इट्स 1963। किसने दिया था? जॉन स्ट्रैची आदम्स ने इनको दिया हुआ था, जो कि इनके वर्क प्लेस पर एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते थे। इसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे तराजू होता है, जितना आप भार रखते हो उतना ही आप यहाँ पर सामान रखते हो, ठीक है। 2 किलो है तो 2 किलो का सामान, बस वही बोला है कि यहाँ पर इनपुट इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए, तभी इंसान जो है वो क्या होगा? मोटिवेट होगा, है ना। तो ये थ्योरी यही कहती है, इक्विटी थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि जितना एक पर्सन अपना इनपुट पुट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी सैलरी, उसकी ग्रोथ, उसका अचीवमेंट उसके अकॉर्डिंग ही उसको मिलना चाहिए। यानी कि इसका जो रेशो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी एक इंसान मोटिवेट होता है। तो ये जो आदम्स है उसकी इक्विटी थ्योरी बस यही बताती है कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। क्लियर है? ठीक है, ये देखिए, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, बस इतना याद रखो, नथिंग एल्स। रेनफोर्समेंट थ्योरी का बहुत अच्छा डिटेल थ्योरी ऑलरेडी मैंने बनाई है इससे पहले, उसको चेक करना। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ कि रेनफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी हुई है। ये मोटिवेशन थ्योरी है जो इंडिविजुअल पर्सन्स जो है वो किस तरह से रिएक्शन देते हैं किसी चीज के ऊपर, वो बताता है। जैसे कि 2 पर्सन्स हैं, 1 और 2, इन दोनों ने ही किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। पहला राउंड ये क्लियर कर गया, लेकिन पहले राउंड में ये क्लियर नहीं कर पाया। तो और यहाँ पर इसको एक तरह से नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इसको मिले, नेगेटिव परिणाम मिले। तो क्या किया इसने? इसने उसी को सही मानकर आगे की तरफ प्रयास ही नहीं किया। तो ये क्या हो गया? वहीं की वहीं फेल हो गया कि इसको मोटिवेशन नहीं मिल पाया। ये थोड़ा सक्सेस हुआ तो इसको एक तरह से पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस मिले, यानी कि पॉजिटिव परिणाम मिले, तो इसको उससे मोटिवेशन मिला, तो ये आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है? तो बेसिकली रेनफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि जैसा हमें रिजल्ट मिलता है उसी के अनुसार इंसान जो है वो मोटिवेट होता चला जाता है। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो आप नेगेटिव मोटिवेट होते हो, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को दोबारा से करने की चाह रखते हो, और आप उस काम में रिपीटेशन लेकर आते हैं। जैसे मान लो आप पहली बार स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्मेंस दे रहे हो, घबरा गए, कुछ का कुछ मुंह से निकल गया, आपने क्या किया? हार मान लिया, यार बहुत होर्डिंग हो गई है, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। परिणाम नेगेटिव मिले लेकिन आपने छोड़ दिया। ट्राई करते हो सकता है कि पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाए, लेकिन आपने छोड़ दिया। कंसिक्वेंसेस, परिणाम की वजह से जो निकल कर आया। वहीं आप पहली बार स्टेज पर गए, इतना बढ़िया बोला कि लोगों ने मोटिवेट कर दिया आपको, यार तुमको तो स्पीकर बनना चाहिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो। क्या होगा? मोटिवेशन मिल गया, आपने और मेहनत की और आगे सक्सेस होते चले गए। बस कंसिक्वेंसेस से जो हमारा बिहेवियर जनरेट हो रहा है वही हमारा यहाँ पर रेनफोर्समेंट थ्योरी है, कि क्या चीज है जो आपको फोर्स कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इंडिविजुअल बिहेवियर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस रिपीटेड होगा, और इंडिविजुअल बिहेवियर अगर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। अच्छा, रेनफोर्समेंट थ्योरी के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, तीसरा है पनिशमेंट, एंड चौथा है आपका एक्सटेंशन। इसका फुल डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, इससे जस्ट पहले वाला ही है, वो आप लोग देख सकते हो। इसको डिटेल में सारा उसमें बताया गया है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहता है कि वो चीज जो हमारे बिहेवियर में ऐड करने से हमारा बिहेवियर और अच्छा हो जाता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहता है कि लाइक व्हेन द न्यू बिहेवियर रिमूव द नेगेटिव कंसिक्वेंस, एक नया बिहेवियर हमने ऐसा ऐड किया जिससे कि जो हमारी नेगेटिव परिणाम थे वो हमारे हट गए। ठीक है ना, व्हेन न्यू बिहेवियर रिमूव द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। लाइक एक पर्सन था जो हमेशा क्या करता था? लेट आता था।
तो लेट आने के लिए आप क्या कर दिया ना, फाइन लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, नया बिहेवियर हो गया फाइन। ये फाइन क्यों लगाया कि उसका जो नेगेटिव था इम्पैक्ट वो खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, नेगेटिव एनफोर्समेंट की खास बात ये भी होती है कि अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसकी तारीफ भी उसको की जाती है। अब वही पनिशमेंट, पनिशमेंट में क्या कहा जाता है, पनिशमेंट में लाइक यहाँ पर एक तरह से वही हो गया कि अगर किसी ने कोई भी गलती की है तो उसके लिए उसको तुरंत ही सजा दी जाए, जिससे कि ठीक है, सजा जो है वो आपका नेगेटिव परिणाम समझ लो। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर वो आएगा कि यार मुझे ये गलती करनी ही नहीं है, तो पनिशमेंट। और वही एक्सटेंशन क्या कहता है, एक्सटेंशन कहता है कि न्यू बिहेवियर, एक्चुअली एक्सटेंशन का मतलब है कि एक तरह से उस चीज को छोड़ ही देना, उसको खत्म कर देना। तो अगर एक तरह से यहाँ पर वो चीज आ गई कि आपका, आपने कोई चीज शुरू करी लेकिन आपने उसकी तरफ इतना ध्यान ना देकर उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो वो वाला बिहेवियर हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अच्छा काम करते थे लेकिन आपको उसके लिए एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो एप्रिसिएशन ना मिलने की वजह से आपने उस काम को धीरे धीरे करना बंद कर दिया, है ना। तो वो वाला फंडा जो है वो कहलाता है हमारा, दिस इज एक्सटेंशन। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने चैनल पर वीडियोस डालती हूँ, है ना, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ कमेंट्स मिले, कुछ लाइक्स मिले, कुछ सब्सक्राइब करें आप चैनल को। तो उससे क्या होगा कि लाइक मेरे अंदर जो ये कंडीशन जो ना एक्सटेंशन वाली, वो नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब ही होता है विलुप्त होना। और ये नहीं आएगी तो मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आती जाऊंगी, और लाइक मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा। बस वही चीज है। तो ये कंडीशन जो विलुप्त वाली है वो यही कहती है कि एक ऐसा बिहेवियर जिसकी तरफ धीरे धीरे करके जो खत्म होता चला जा रहा है। ठीक, इस तरह से ये चारों चीजें आपकी काम करती हैं। तो ये थी हमारी सारी थ्योरीज जिसको अभी हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। सारी थ्योरीज इसमें हमने देखी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। ठीक है, और इस थ्योरीज को जरूर करना। ये सारी थ्योरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोसेस थ्योरी एंड कंटेंट थ्योरी, मास्लो नीड, हेल्जनबर्ग, मैकक्लेन, रूम एक्सपेक्टेंसी, ईआरजी थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी एंड एनफोर्समेंट थ्योरी। ओके गाइस, सो दीज ऑल आर, चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन help you to get the notification fast. Okay guys, thank you so much. Keep study hard with smart. All the best.